Good afternoon. In yesterday's session, we have seen destroying of objects, which is normally termed as garbage collection. Right? So what does Python does here is it deletes the unneeded objects. Right? So that will be automatically will let you free the memory space so that other objects references can be stored onto that block of memory, which are no more used by the compiler, right? So Python's garbage collector runs during the program execution only. So once the program is in execution, an object is created, the instance is created. The moment the instance is created, उसको memory पे कुछ जगह मिल जाएगा. Hmm? So that is triggered at that time, right? So object's reference will count from zero. Hmm? तो वो जब zero से start होगा तो references बढ़ते जाएंगे. So an object, you can say that an object reference count changes as the number of instances changes, right? So अगर एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इंक्रीज हो रहा है व्हेन इट इज असाइंड विद अ न्यू नेम और प्लेस्ड इन अ कंटेनर, कंटेनर का मतलब वहाँ पे डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे एज इन लिस्ट, टपल और डिक्शनरीज, राइट? सो द ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस काउंट डिक्रीजेस व्हेन इट्स डिलीटेड. अब डिलीट किस तरह से करते हैं? तो डेल फंक्शन होता है, डी एल. इट्स रेफरेंस इज रीअसाइंड अगेन और इट्स रेफरेंस गोज आउट ऑफ स्कोप, मतलब वो लिस्ट में कहीं पे नहीं होगा. So when an object reference count reaches zero, Python collects it automatically. तो डिक्रीज होता जाएगा वो, क्योंकि जीरो होता जा रहा है मतलब रेफरेंसेस उसका डी रेफरेंस होता जा रहा है. तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. इफ आई हैव अ वेरिएबल एज होल्डिंग वैल्यू 40, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट only sub for 40, right? Now I'm assigning another variables value to it. अब सी में मैं क्या कर रहा हूँ? अब यहाँ पे क्या किया? आई एम इंक्रीजिंग द रेफरेंस ना ऑफ 40. देखो कैसे होता जाएगा. सी इक्वल टू, जैसे कि कंटेनर में लिस्ट, टपल और डिक्शनरीज भी होते हैं, तो विल टेक इट एज लिस्ट. यहाँ पे अब क्या हो रहा है? इंक्रीज दी रेफरेंस काउंट अगेन. कौन सा वाले का? ए जो 40 है, विल कंसिडर इट एज अ वैल्यू. नाउ डेल फंक्शन यूज किया जाता है, तो उसको डी रेफरेंस कर देंगे हम लोग. सी है डी रेफरेंसिंग दी created object. This is just an example. Instances एक्चुअल प्रोग्राम में जब एग्जीक्यूशन में होगा तब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो कि है रेफरेंस पॉइंट देंगे, तो आपको पर्टिकुलरली पिकअप करना होगा. तो यहाँ पे एक, दो और तीन वेरिएबल्स हैं जो कि इंटरनली कनेक्टेड है. विल सी हाउ इट रिएक्ट्स. तो डिलीट ए, डिक्रीज रेफरेंस काउंट ऑफ 40. जो 40 हमने लिया है उसका, क्योंकि वैल्यू से ही बात करेंगे. अब बी का वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ. रेफरेंस काउंट ऑफ 40 एंड सी इंडेक्स वैल्यू is see it as can say minus. Again here I'm doing is now normally यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, garbage collector is destroyed which reclaims its underscore underscore del underscore underscore, which is also called as a destructor in Python. तो उसको डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स का है ना, यहाँ पे इसको मैं सिंटैक्स लिखता हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डी एल अगेन अंडरस्कोर्स. दिस इज अ डिस्ट्रक्टर, हाउ वी यूज इट. तो लेट्स सी एन एग्जांपल की डिस्ट्रक्टर यूज करके अगर क्लास नेम का प्रिंट करना है इंस्टेंस का, तो वो कैसे डिस्ट्रॉय हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं. सो आई टेक अ क्लास एज पॉइंट. I'll define in it. Yeah, let's take two values as x equal to 0, y equal to 0, self dot x equal to x.
self.y equal to y. Now take one more function delete के लिए. यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लास नेम जो कि पॉइंट है इक्वल टू सेल्फ डॉट ऑपरेटर से सेपरेट करके अंडरस्कोर क्लास डॉट अंडरस्कोर नेम. ये जब सिस्टम के जब होते हैं ना तो इसको थोड़ा सा नीटली लिखना होता है. एंड देन व्हाट विल डू इज प्रिंट क्लास नेम, मैसेज दे देंगे कि डिस्ट्रॉयड. और इसको प्रिंट करते हैं थोड़ा सा. लेट्स टेक एज पॉइंट वन क्लास नेम का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे जो क्लास नेम है हमारा पॉइंट. देन विल टेक अनदर पॉइंट एज पॉइंट टू. सेम रीअसाइनमेंट. विल टेक पॉइंट थ्री. अब इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट विद देयर आईडीज, क्योंकि जब भी मेमोरी में एक रेफरेंस क्रिएट होता है ना, देयर इज एन प्रोसेस आईडी व्हिच इज रनिंग. तो पॉइंट वन, पॉइंट टू और पॉइंट थ्री जब भी ये आईडीज प्रिंट होंगे मतलब मेमोरी में अलोकेट किए जाएंगे, बिकॉज पॉइंट वन इज हैविंग दिस क्लास एट्रीब्यूट्स. ये कंस्ट्रक्टर से जो हमने कॉल किया है एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो. तो वो पॉइंट वन में स्टोर है. पॉइंट वन इज असाइन टू पॉइंट टू, ये कंटेंट्स पॉइंट टू में आ गए. पॉइंट वन इज अगेन असाइन टू पॉइंट थ्री, मतलब वन टू और थ्री में सेम कंटेंट्स हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स तो डिफरेंट है. राइट, ऑब्जेक्ट के नाम जो है वो अलग अलग हैं बट होल्डिंग द सेम कंटेंट. इससे क्या आई एम व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज की मेमोरी एलोकेशन में जो है internally Python is so can say managed with respect to memory कि उसके प्रोसेस आईडी अलग होने के बावजूद भी ही आइडेंटिफाइज दैट यू आर कॉपिंग द सेम रेफरेंस डेटा एंड यू आर रेप्लिकेटिंग इट. मतलब पॉइंट वन में भी वही होगा, टू में भी वही होगा, थ्री में भी वही होगा. तो जब हम ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे ना, आई विल क्रिएट इट, हम लोग उसको प्रिंट करेंगे कि क्या क्रिएट हुआ था और कैसे क्रिएट हुआ था, बाय गेटिंग अ रेफरेंस फ्रॉम दी मेमोरी की उसको उसने क्या एड्रेस दिया था. राइट, सो दैट एड्रेस विल बी ऑलमोस्ट सेम. तो इसको हम आईडी से प्रिंट करते हैं. आईडी पॉइंट वन, पॉइंट वन, आईडी पॉइंट टू, आईडी पॉइंट थ्री. ये क्या प्रिंट करेगा, आईडीज ऑफ द ऑब्जेक्ट. हम्म अब जबकि ये प्रिंट हो चुका है, हमको डी रेफरेंस स्टडी करना है. राइट, विल यूज डी रेफरेंस. तो डी रेफरेंस के लिए फंक्शन डेल यूज किया जाता है. डेल कौन सा वाला, फर्स्ट इंस्टेंस में डिलीट कर दूंगा, सेकंड इंस्टेंस पॉइंट टू में है वो डिलीट कर दूंगा, थर्ड इंस्टेंस डेल पॉइंट थ्री में है उसको मैं डिलीट कर दूंगा. एंड विल सी नाउ द मोमेंट यू आर सेइंग कि ये क्रिएट हुआ है तो उसका कुछ आईडी होना चाहिए, ये डिस्ट्रॉय हुआ है तो आईडी डिलीट हो जाएगा, डी रेफरेंस हो जाएगा. एंड इट विल बी मेड अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स जब जब वो क्रिएट हो जाएंगे या फिर कोई शेड्यूलर में क्यू में होगा तो उसको वो असाइन कर दिया जाएगा. नाउ दिस वैल्यू विल वेरी, क्योंकि ये एग्जैक्ट इट्स नॉट अ न्यूमेरिकल आंसर कि आपने टू प्लस टू किया और हर मशीन पे आंसर सेम आना चाहिए एज एन फोर. राइट, व्हाई दिस आंसर विल बी फ्लक्चुएटिंग, बिकॉज आप मशीन जो आप यूज कर रहे हो, द मोमेंट यू आर executing this program on what kind of machine, the available addresses depending on the size of your RAM storage, वो जो available address होगा ना वो वही डिस्प्ले करेगा. अब जैसे कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में इफ आई हैव क्रिएटेड थ्री डिफरेंट इंस्टेंसेस तो तीन अलग अलग लोकेशन होने चाहिए, बराबर. हम्म जैसे कि सपोज यू हैव परचेस्ड लैंड. राइट, आप एक जमीन तीन लोगों के नाम पे ले सकते हैं या फिर एक जमीन तीन जमीन अलग अलग तीन लोगों के नाम पे ले सकते हैं. सो देयर इज एन स्पेसिफिक आईडी क्रिएटेड, एक यूनिकनेस होता है कि दिस ऑब्जेक्ट विल रेफर टू दैट पर्सन. राइट, ऐसे नहीं होगा कि शेयर्ड में होगा.
तो शेयर्ड में यहाँ पे वो मल्टी थ्रेडिंग का पॉइंट हो जाएगा। बट एट दिस इंस्टेंस इट इज स्मार्ट इनफ टू आइडेंटिफाई कि ये तीनों का डेटा जो इंटरनली असाइन किया हुआ है इज द सेम। सो वाई टू क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंसेस, उसको रेफरेंसेस में क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन होता जाएगा एंड योर मेमोरी विल बी कंज्यूम्ड मोर कंपैरेटिवली, राइट। तो उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं ऑटोमेटिकली, ये मैंने कहीं पे भी कोड नहीं लिखा है कि दिस थ्री आर होल्डिंग द सेम डेटा सो असाइन दी सेम रेफरेंस आईडी। इंटरनली आप देख लो नंबर इज सेम, ये प्रोसेस आईडी नंबर होता है, राइट। किस चीज का है ये आईडी, आईडी वन, दिस इज आईडी ऑफ पॉइंट टू एंड आईडी ऑफ पॉइंट थ्री। ऑब्जेक्ट की जो क्रिएटेड आईडीज है ना, वो उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। नाउ डिलीट यूज किया हमने तो दो पॉइंट्स इज डिस्ट्रॉयड, तो जो ये क्लास नेम जो दिया था दैट इज डिस्ट्रॉयड। क्लास नेम लिखे वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉयड जो मैसेज दिया था इट विल बी डिस्प्लेड, राइट। आइडियली ये जब आप डेल यूज करते हो ना तो उसका एक सेपरेट फाइल एक एक क्लास में होता है, आपको बस इंपोर्ट करना होता है यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट। ये समझ में आया। दिस एंटायर पॉइंट कम्स अंडर गार्बेज कलेक्शन। Today we are going to see with the new point, ये जो कल बचा था just I wanted to explain you with the help of a program, क्योंकि ये सब ऊपर मैंने सिर्फ आपको theory बताया था about the garbage collection, how it is, how it collects, and under what scenario it will be doing, what will be the different functions we are going to use. तो इस तरह से उसका कॉन्सेप्ट होता है, बट डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके फंक्शन चेंज होता है। तो दिस इज द फंक्शन नेम, हाउ यू यूज इट, जस्ट एन एग्जांपल हाउ इट कैन बी डिक्रीज। जब वो डिक्रीज होता जाएगा तो जब वो जीरो को रीच होगा तो उसको समझ में आएगा कि नाउ इट हैज नो मोर यूज एंड इट हैज टू बी रिमूव्ड। तो ये गार्बेज कलेक्शन है। टुडेज पॉइंट वाज ऑन इनहेरिटेंस, क्लास का जो हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं, हाउ वी कैन राइट इट। सो आई राइट इट हियर एज class inheritance. Inheritance means you can create a class by deriving it from a pre-existing class by listing the parent class in parenthesis after the new class name, right? उससे क्या होगा, the child class will inherit the attributes of its parent class, right? And then you can use those attributes as if they were defined in the child class itself, right? So child class can also override data members and methods from the parent class. इसको लिखते कैसे हैं देखो, दिस इज कीवर्ड क्लास सब क्लास नेम, उसके अंदर पैरेंथेसिस में क्या देंगे आप पेरेंट क्लास वन, पेरेंट क्लास टू एंड सो ऑन। तो पेरेंट क्लास आप पास करते जाएंगे एंड दिस विल बी एज एन द सिंटैक्स, सिंटैक्स ऑफ राइटिंग क्लास इनहेरिटेंस। तो सेटर्स एंड गेटर्स यूज करके एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हाउ इट कैन बी रिटन। सो विल टेक क्लास एज पेरेंट। ये क्या हो गया, पेरेंट यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया, राइट। नाउ विल ऐड सम एट्रीब्यूट्स। तो पेरेंट के एट्रीब्यूट हैं इसलिए उसको वेरिएबल जो नेम है ना उसी तरह से देंगे एज पेरेंट एट्रीब्यूट। कुछ वैल्यू उसको असाइन कर देते हैं, क्रिएट इनिशियलाइजेशन विल प्रिंट, मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि हम लोग कौन से फंक्शन में है, कौन से क्लास में है। वेदर आई एम कॉलिंग अ फंक्शन फ्रॉम पेरेंट क्लास, पेरेंट फंक्शन, तो वो उसके अंदर का मैसेज ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा इंडिकेटिंग कि उसका अभी का जो इंस्टेंस चल रहा है इट इज इन पेरेंट्स फंक्शन पेरेंट क्लास, पेरेंट
कंस्ट्रक्टर, इससे हमको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग ये इंस्टेंस पे कहाँ पे हैं, क्योंकि प्रोग्राम पूरा एक साथ एग्जीक्यूट होता रहेगा। नाउ आउट ऑफ दिस स्कोप आई क्रिएट अ मेथड इन पेरेंट क्लास। अभी भी मैं पेरेंट क्लास के स्कोप में हूँ, राइट, आई एम नॉट लेफ्ट द स्कोप। तो इसमें लिख देते हैं कॉलिंग पेरेंट मेथड। अब कुछ एट्रीब्यूट्स भी सेट कर लेते हैं, एज डिफाइन एज सेट एट्रीब्यूट। क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, तो दैट विल बी फ्रॉम पेरेंट क्लास। क्या दिया था हमने, दैट वैल्यू इज 100, तो इसको ये असाइन कर देते हैं। सेटर्स एंड गेटर्स, ये लिखने का तरीका सेम है, नो चेंज। दिस इज अ पेरेंट एट्रीब्यूट, उसको डिस्प्ले कर देते हैं क्लास डॉट ऑपरेटर एंड द वेरिएबल नेम विच इज 100। ये हो गया parent class, how you define the method, the constructor, and the setters and getters, right, with their respective methods. Now we'll go for a class of child. ये actual inheritance होगा, देखो वी आर, जो यहाँ पे हमने किया है ना, विल बी जस्ट मतलब इनहेरिट, ये पूरा जो चीज है वो ऑटोमेटिकली क्लास चाइल्ड में कैसे आ जाता है, देखो। विल डिफाइन क्लास नेम्ड एज चाइल्ड। अब सिंटैक्स के हिसाब से सब क्लास का नेम ये चाइल्ड है। पेरेंट क्लास 1 2 3, यू कैन गो ऑन पुटिंग इट, राइट, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड इनहेरिटेंस और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस यहाँ से अचीव अप कर सकते हैं। सो इफ आई एम राइटिंग इट एज चाइल्ड, लेट द क्लास नेम कौन सा यूज करना है मेरे को, पेरेंट क्लास का नाम क्या है, एज पेरेंट। दिस इज क्रिएटेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे पेरेंट क्लास क्रिएट, राइट। जब ये क्रिएट हुआ है, व्हाट आई नीड टू डू इज कि सिर्फ मैं यहाँ पे कॉल करूंगा। क्योंकि पेरेंट के सारे एट्रीब्यूट्स हैव बीन पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू द चाइल्ड क्लास। तो क्लास में हम लोग जो मेथड्स ले लेते हैं, विल गेट टू नो कि हम चाइल्ड क्लास में है या नहीं। कॉलिंग चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, सेल्फ यूज करके हमने कॉल किया, विल टेक अनदर एज चाइल्ड मेथड। वहां से भी हम लोग देखेंगे कि मेथड्स कॉल हो रहे हैं या नहीं। सो आई विल बी कॉलिंग इटसेल्फ, मैसेज डिस्प्ले करेंगे कॉलिंग चाइल्ड मेथड। अब ये सब तो हो गया class definitions. Right now, what we need to understand, the moment we create the instances of those classes in terms of objects, जो सीक्वेंस अब हम देंगे उसी सीक्वेंस के हिसाब से वो चेंज होता जाएगा, राइट। रिमेंबर द पेरेंट एट्रीब्यूट व्हाट वी हैव टेकन हियर इज 100। इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। जब मैं आपको इनहेरिटेंस बोल रहा था, आई मेंशनड यू द पॉइंट्स एज ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, राइट, ये जब इंट्रोडक्शन चल रहा था इन इनहेरिटेंस पॉइंट। सो दैट यू कैन फील हियर कि इसका अगर एट्रीब्यूट 100 सेट किया है, और जब मैं सेटर्स, सेटर्स ऑफ एट्रीब्यूट, ये जब मैं कॉल करूंगा ना, दिस आर डिफाइंड इन पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स है, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। सो वो चाइल्ड क्लास कैन ओवरराइड, मतलब उसको चेंज कर सकता है the attributes present in the parent class. So I'll create an object first. कौन से क्लास का, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट। इसको मैं सेव करता हूँ इंस्टेंस को सी में। So I'll write it here so that it is easy for you to understand. The instance of child class.
अब मेथड्स और पैरेंट, चाइल्ड और पैरेंट मेथड्स को कॉल करते हैं, एंड देन विल ट्राई टू चेंज द एट्रीब्यूट, जो 100 वैल्यू दिए है उसको कुछ और वैल्यू देके चेंज करते हैं। विल सी दैट ऑल्सो कि वो एक्सेप्ट करता है, और करने के बाद अगर प्रिंट करता है तो 100 का वैल्यू चेंज होगी, कुछ जो नया दिया है वैल्यू उससे वो रिप्लेस हो जाएगा। सो आई क्रिएट फर्स्ट एज चाइल्ड मेथड सी डॉट चाइल्ड मेथड, राइट। यू कैन सी ये वाला जो है ना, इसको हम कॉल कर रहे हैं बाय चाइल्ड ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। अब ये क्या हो गया, चाइल्ड कॉल्स इस मेथड। पेरेंट को भी वैसे ही करते हैं, पेरेंट कॉल्स इट्स मेथड। ये दोनों क्लासेस के बाद अब एट्रीब्यूट्स पे आते हैं, जो मेन वैल्यू होगा कितना था उसका, पेरेंट में दिया था 100, राइट। ये सारा जो फंक्शनलिटीज दिया है दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन चाइल्ड क्लास, राइट। मतलब अगर मैं कॉल कर रहा हूँ पैरेंट मेथड को तो उसका आउटपुट वो प्रिंट करेगा कॉलिंग पैरेंट मेथड, इवन दो दिस फंक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन चाइल्ड, बट ये सारे जो पैरेंट हमने यहाँ पे पास किया है ना, तो इसका इंफॉर्मेशन इसको मालूम होगा कि यहाँ पे क्या होल्ड कर रहा है। तो आई कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, मेरे को पैरेंट क्लास का कुछ भी, देखो यहाँ पे मैंने सी से रेफरेंस किया है, सी होल्ड्स द डेटा फ्रॉम चाइल्ड, मैंने पैरेंट को डायरेक्टली कॉल नहीं किया है। आई एम यूजिंग द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, द इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास का, टू एक्सेस द एट्रीब्यूट्स प्रोवाइडेड इन द पैरेंट क्लास। तो अब देखो कैसे होता है, एट्रीब्यूट सेट किए थे वहां पे 100, आई चेंज इट टू अनदर वैल्यू कंसिडर एज 200। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, चेंज करने के बाद कॉलिंग, अगेन कॉलिंग, क्योंकि पहले हमने कॉल किया है पैरेंट मेथड को। अब ये सेट एट्रीब्यूट्स 200 जो है वो पैरेंट क्लास का होगा, अगेन कॉल पैरेंट क्लास मेथड, बराबर। अब गेट द एट्रीब्यूट्स, these are setters and getters। ओके, ये समझ में आया। वंस आई एग्जीक्यूट यू विल गेट टू नो हाउ द आउटपुट इज गोना बी। सबने फर्स्ट लाइन जब मैंने सी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सी ये जो लिखा है ना आपने सब, ये जो प्रोग्राम है दिस इज जस्ट अ फंक्शनैलिटी, राइट। द वे आपको जो आउटपुट दिखेगा ना, जिस तरह से ये लाइंस हमने लिखे हैं उसी तरह से वो दिखाई देगा। इट इज नॉट लाइक कि आपने पहले पैरेंट कॉल किया तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो कॉलिंग पैरेंट क्लास प्रिंट होना चाहिए, नहीं। जहां से आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जो वो कॉल कर रहा है, दैट विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन, क्योंकि उसने उसको कॉल किया है फर्स्ट, राइट। नॉट लाइक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की ये जो ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच होगा, टू क्रिएट योर इंस्टेंसेस, और जैसा आप उसको सीक्वेंस दिया है वैसा ही ऑब्जेक्ट्स में एग्जीक्यूशन में जाएगा वो। तो फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, चाइल्ड क्लास का कर दिया हमने, डॉट ऑपरेटर से चाइल्ड मेथड को कॉल किया। कहाँ पे है वो मेथड, यहाँ पे मेथड है वो। अब यहाँ पे जाने के लिए सेल्फ एजन दिया है तो वापस ऊपर जाएगा वो, इट विल एग्जीक्यूट दिस कंस्ट्रक्टर एज कॉलिंग चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, तो पहला लाइन प्रिंट हुआ है। अब जबकि उसके मेथड को कॉल किया है तो कंस्ट्रक्टर में जाकर चाइल्ड मेथड को कॉल किया उसने, प्रिंटिंग एज कॉलिंग चाइल्ड मेथड। अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग नहीं लिखते हैं तो वी नेवर गेट टू नो कि एग्जीक्यूशन का स्टेप किस तरह से होता जा रहा है, राइट। नाउ दिस इज क्लियर। अब पैरेंट चाइल्ड क्लास में से ही, क्यों मैं बोल रहा हूँ चाइल्ड क्लास में से ही, बिकॉज आई एम यूजिंग सी ऑब्जेक्ट। सी ऑब्जेक्ट किसका इंस्टेंस है, चाइल्ड क्लास का। पैरेंट क्लास को कहीं पे भी हमने कॉल नहीं किया है, वी आर नॉट डायरेक्टली एक्सेसिंग बिकॉज दिस पार्ट इज अंडर इनहेरिटेंस। तो चाइल्ड के थ्रू पेरेंट का मेथड कॉल किया,
पैरेंट का मेथड कॉल हो रहा है डायरेक्टली एज पैरेंट कॉलिंग पैरेंट मेथड। अब ठीक है, मेथड्स एक्सेस हो रहे हैं, कैन अ वैल्यू बी चेंज्ड इज द क्वेश्चन, कि जो दिया है वही प्रिंट होगा, राइट? तो वो भी चेक कर लेते हैं। सेट एट्रीब्यूट करके मेथड नेम है, गेट एट्रीब्यूट करके मेथड नेम है। सो सेट एट्रीब्यूट में एक पैरामीटर लगता है विच इज सेल्फ, मतलब उसका कंस्ट्रक्टर और एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या दिया है, पेरेंट एट्रीब्यूट में 100 है, उसको चेंज कर दिया हमने 200 पे। वो देखो पेरेंट एट्रीब्यूट प्रिंट कर रहा है एज 200। पेरेंट एट्रीब्यूट यहाँ पे प्रिंट क्या होना चाहिए फॉर पेरेंट इंस्टेंस, पेरेंट डॉट पेरेंट एट्रीब्यूट मस्ट बी 100। एट दिस इंस्टेंस अगर आप सिर्फ पेरेंट क्लास रन कर रहे हो तो पेरेंट एट्रीब्यूट विल बी ट्रीटेड एज 100। अगर चाइल्ड क्लास से मैंने उसका वैल्यू चेंज कर दिया है तो दिस वैल्यू इज ओवर रिडन। ओवरराइड होने के बाद उसका वैल्यू चेंज हुआ है। नाउ द पेरेंट एट्रीब्यूट होल्ड्स द वैल्यू एज 200। तो ये डायनामिक है एंड दिस इज स्टैटिक। गेटिंग दिस पॉइंट, हाउ इट इन accessed? फॉर एग्जाम्पल, एक रियल टाइम एग्जाम्पल ले लेते हैं जो रोजमर्रा में हम देखते हैं और समझते भी हैं। सपोज अ पेरेंट हैज बॉट अ लैंड, राइट? एक एक लैंड उसने परचेज किया एंड ही हैड अ ग्राउंड फ्लोर, वहां पे उसने बिल्डिंग बांध दी। नाउ इट इज इनहेरिटेड टू इट्स चाइल्ड, राइट? उनके बाद वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे जाएगा? इट्स चाइल्ड्स नेम। नाउ व्हाट डिड चाइल्ड डू? जो सारे एट्रीब्यूट्स थे, जो सारे प्रॉपर्टीज थे, वो सारे को नाम किसका लग गया? चाइल्ड का नाम लग गया। नाउ व्हाट डिड चाइल्ड एनहांस्ड? उसको ऐड क्या कर दिया? ही एडेड वन मोर फ्लोर इन द इनिशियल पैरामीटर जो पेरेंट क्लास में था। इट वाज हैविंग अ प्रॉपर्टी एंड विथ कंसिस्टिंग ओनली द ग्राउंड फ्लोर, right? What did child inherited? He added one more floor. What is the current scenario of that building? Right? People will say that his father purchased the land, bought a ground floor. Now his child inherited it one more floor. The current scenario when you look at the building is कि उसको ground plus one है, right? जैसे कि यहाँ पे 100 है, so 100 will now never be counted. Override क्या हुआ है? With the new value. एक और फ्लोर ऐड कर दिया है, तो सिनेरियो में 200 हमेशा न्यू वैल्यू रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सेम वे आप मल्टीपल पेरेंट क्लासेस भी कॉल कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग एज क्लास ए, और एक क्लास लिया अगर मैंने क्लास बी, और ये दोनों क्लासेस मुझे क्लास सी में चाहिए। हम्म जैसे कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पैरामीटर पास किया था, यहाँ पे मेरे को मल्टीपल पैरामीटर्स चाहिए। तो हाउ विल आई राइट इट? ए कॉमा बी। इस तरह से आप यू कैन टेक मल्टीपल पैरेंट क्लासेस। समझ में आया? दिस इज एन एग्जांपल हाउ यू राइट मल्टीपल। हम्म नाउ लेट्स चेक आउट द ओवरराइडिंग मेथड्स। I'll take the class as parent, take a definition in it as my method. मिस्टेक डाल लेते हैं। We'll have another as class child, उसको इनहेरिट कर देते हैं। parent definition
अब देखो नेम दोनों का सेम लेना है, तभी ओवरराइडिंग होगा ना। दोनों का नेम सेम है तभी इनहेरिटिंग ओवरराइडिंग होगा। सो प्रिंट एफ, इसमें मैसेज हम जिस क्लास में उसका देंगे, कहाँ से कॉल कर रहे हैं हम लोग, तो कॉलिंग फ्रॉम चाइल्ड मेथड। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है देखो, दो क्लासेस हैं, एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है। एक मेथड लिया है सेल्फ, ये मेथड में अगर हम आते हैं तो ये प्रिंट होगा, सो दैट वी गेट टू नो कि ये मेथड एक्सेस्ड हुआ है, राइट। तो कॉलिंग पेरेंट मेथड जब होगा तब ये मेथड कॉल होगा फ्रॉम पेरेंट क्लास। अब यहाँ पे भी सेम है। अब जबकि इसको मैंने इनहेरिट करके चाइल्ड क्लास में लिया है, एंड चाइल्ड क्लास ऑलरेडी हैज माय मेथड नेम which is also present in parent class, मे बी दोनों का फंक्शनैलिटी अलग हो सकता है। ऑब्वियस है कि जो प्रिंट कर रहा है वो मैसेज अलग प्रिंट कर रहा है। दिस इज फ्रॉम पेरेंट मेथड पेरेंट क्लास एंड दिस इज फ्रॉम चाइल्ड क्लास। तो अब देखो ओवरराइड होने के बाद कैसे चेंज होता है। आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस चीज का करना होगा, कौन से क्लास का करना होगा, चाइल्ड क्लास का। उसको मैं सी में स्टोर कर देता हूँ, सी डॉट माई मेथड। अब you tell me, if I run this program and I called it from child class, कौन कौन से लाइंस प्रिंट होंगे। विल देयर बी मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स, दोनों क्लासेस, क्योंकि पेरेंट में जो मेथड है इज ऑल्सो प्रेजेंट इन चाइल्ड। तो दोनों कॉल होंगे या एक ही क्लास कॉल होगा। अगर एक ही क्लास कॉल होगा तो वेदर इट विल बी प्रिंटिंग फ्रॉम चाइल्ड क्लास और फ्रॉम पेरेंट क्लास। यस विशाल, गुड आंसर। चाइल्ड क्लास होगा क्योंकि उस क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया गया है इज फ्रॉम द चाइल्ड क्लास। हम्म तो क्या ओवरराइड होगा, पेरेंट में जो मेथड दिया है पेरेंट के लिए वो ओवरराइड होगा, राइट। सो आई एग्जीक्यूट दिस कोड एंड यू विल सी कॉलिंग चाइल्ड मेथड इज प्रिंटेड। हम्म यहाँ पे तो हमने एट्रीब्यूट लिया नहीं, वी आर जस्ट टेकिंग इट एज डिफॉल्ट, राइट। अगर एट्रीब्यूट्स लेते हैं हम लोग, तो एट्रीब्यूट जब आते हैं तो वो ओवरलोडिंग हो जाता है, राइट, विथ वन और मोर पैरामीटर्स, राइट। जैसे एक टू डायमेंशनल होता है ना फॉर प्लस ऑपरेटर, तो प्लस कॉन्कैटिनेट करेगा या ऐड करेगा, सो दैट इज अ काइंड ऑफ ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स। तो ये ओवर राइडिंग हो गया, विल सी ओवरलोडिंग। ये यूजुअली प्लस साइन होता है। सी एन एग्जाम्पल, वेक्टर नाम का एक क्लास ले लेते हैं हम लोग। विल डिफाइन अ फंक्शन, दो पैरामीटर्स ले लेते हैं, ए एंड बी। विल टेक अ डेफिनेशन फॉर स्ट्रिंग, को रिटर्न कर देते हैं। वेक्टर ए और बी को फॉर्मेटेड फॉर्म देंगे एज पर्सन डी विच हैज एन इंटीजर्स, पर्सन डी ए और बी के लिए हो गया, एंड द इनिशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ सेल्फ डॉट ए, सेल्फ डॉट बी। I'll use a definition for addition.
now we are calling the class as vector self dot a जो वेरिएबल है प्लस other dot a और self dot b plus other variable as b. Now this class is created. Now let's create an objects vector के लिए v1 क्लास को कॉल करो, दो पैरामीटर्स देने हैं a एंड b, a एंड b पास कर दो, टेक अनदर एज v2 वेक्टर पे 5, -2 and then print v1 plus v2. Now vector is an inbuilt function जो हमने उसको क्लास लिया है ना, we can call directly a class. Now class में कितने पैरामीटर्स होंगे, we know that we are having it as a and b, right? So vectors में ये सब एडिशन होता रहेगा. Now vectors act मतलब इंटरनली कैसे होता है, this is a and this is a, this is b from v1 and this is b from v2. तो अब इसका एडिशन जब होगा ना, तो देखो किस तरह से होगा. 5 + 2 gives you 7. सेल्फ ए और जो अदर ऑब्जेक्ट का होगा, जैसे कि v2 है तो उसका a, सेल्फ b एंड अदर b 10 और -2. सो 2 + 5 gives you 7, एक वेक्टर में आ गया ये, एंड 10 प्लस ऑफ -2 gives you 8. Getting this example by defining out your own vector class. There's a small concept मैंने I guess I've mentioned here as a data hiding. जब इनहेरिटेंस का आपको मैंने पॉइंट बोल रहा था, राइट, हाँ, डेटा हाइडिंग, राइट. सो आई विल शो यू दिस पॉइंट हाउ इट इज डन. डेटा हाइडिंग मतलब एन ऑब्जेक्ट जो होता है उसके एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स, इट माइट बी पब्लिकली अवेलेबल और नॉट. मतलब इनसाइड द क्लास उसको डिफाइन किया है तो वो क्लास के लिए होंगे, अगर ग्लोबल दिया है तो आउटसाइड द क्लास भी होंगे. तो अगर आपको वो अंडरस्कोर से प्रीफिक्स को नोट किया जाता है क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स हैं, एंड दोज एट्रीब्यूट्स देन आर नॉट डायरेक्टली विजिबल टू आउटसाइड द क्लास. मतलब जो बाहर होंगे उसको अवेलेबल नहीं होंगे. तो लेट्स सी एन एग्जांपल कि एक काउंटर लेके अगर उसको हम इंक्रीज करते जाते हैं तो हाउ कुड वी रेस्ट्रिक्ट इट. मतलब उसको, उसके डेटा मेंबर्स को इंटरनली चेंज होने से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो इफ आई एम सेटिंग समथिंग एंड देन ट्राइंग टू चेंज इट, वो मेरे को एरर देगा. व्हाट काइंड ऑफ एरर, की उसके एट्रीब्यूट चेंज कर रहे हैं तो एट्रीब्यूट एरर आएगा. We'll see for data hiding. We'll take a class as just counter. Count हम 0 को सेट कर देते हैं. We'll take a definition. Count. We'll call that variable secret count. And we'll increment it by 1. उसको प्रिंट कर देते हैं हम लोग. Now we'll create the objects and we'll test this one, ये क्लास को कॉल करके. तो काउंटर के नाम का वेरिएबल, कॉल द क्लास कंस्ट्रक्टर, मेथड्स को कॉल करते हैं. मेथड नेम इज काउंट. जितने बार आप कॉल करोगे उतने बार वो काउंटर इंक्रीज होता जाएगा. और फिर उसको प्रिंट कर देते हैं एज काउंटर डॉट अंडरस्कोर
इसमें कितना वैल्यू चेंज होता जा रहा है। अब इस लाइन पे देखो, at certain instance Python will protect it from those members which are internally changing the name which includes its class name just counter। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 10th लाइन, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10th काउंटर आप चेंज कर रहे हो, यू आर कॉलिंग द फंक्शन ऑन एंड ऑन। तो क्या होगा अब यहाँ पे, जैसे कि सेड एट्रीब्यूट एरर, जस्ट काउंटर जो है मेथड क्लास ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एज काउंट। तो इसको अगर काउंट अगर आपने कहीं पे भी नहीं लिखा है ना, तो वो क्या होगा, इट विल नॉट बी फॉर दिस, इसकी यहाँ पे सीक्रेट काउंटर जो यहाँ पे रिवील करना है, वो जब आप उसको कॉल करेंगे ना, तो वो ये लाइन पे एरर देता जाएगा। इसका काम क्या है, इंक्रीमेंट करता जाए। वो कहाँ से शुरू किया था, जीरो से। जीरो से जब आप कॉल किए तो यहाँ पे ये 0 + 1 1 हो जाएगा। नाउ द करंट वैल्यू इन स्टैक वैल्यू इज सेट की 1 है। तो दूसरा बार जब आप कॉल किए तब वो उसका आंसर 1 + 1 2 हो गया। तीसरी बार आप जब उसको रिवील कर रहे हैं, राइट, इस तरह से अगर आप उसको रिवील कर रहे हैं तो इट विल नॉट अलाउ यू टू इंटरनली चेक योर डेटा। सो इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं, यू कैन हाइड इट, हाइड योर डेटा। दैट मीन्स यू रिस्ट्रिक्ट कि दूसरा कोई इसको प्रिंट नहीं कर सकता, उसको चेक नहीं कर सकता। अगर आपको ये करना है तो इसमें एक थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, आपकी उस क्लास का नेम दे सकते हैं, अंडरस्कोर जस्ट काउंटर। उसको वो क्या करता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। एनी हाउ हमको सिर्फ क्या होता है, पैकेजेस के नेम मालूम होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेव होता जाएगा। सो द मोमेंट यू आर वांट टू सिस्टम डिफाइंड क्लास के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं एंड यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट क्लास, तो वो क्या करेगा, आपको अलाउ नहीं करेगा। गेटिंग दिस? मैं सेव कर देता हूँ सो दैट कैन शेयर दिस विथ यू लेटर। Yes, only underscore does this, Vishal. Here we have completed today's module, that is module number 4. Module number 5 में exceptions हैं. So we'll be going through that. And in the last module, we'll be seeing the packages, the different kind of import statements, कौन कौन से जो फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने आपको बेसिक जो सिखाया था, उसमें जाकर आपको खुद का एक पैकेज बनाना है, तो हाउ डू यू क्रिएट योर ओन पैकेज एंड इम्पोर्ट इट, how many built-in are there, how many complex packages are there, how can you import multiple packages। उससे पहले exception handling सीखेंगे, which is a very important part। exception handling will let you know कि अगर ये error आ रहा है and which is not being handled or noticed by the compiler or the developer, how you can stop your application from can say terminating। तो ऑटोमेटिक टर्मिनेशन इज नॉट अ गुड पार्ट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम, यू मस्ट हैंडल इट। अगर मालूम नहीं है आपको कि इस सिनेरियो में क्या हो सकता है, तभी भी आपको वो केस हैंडल करना होता है। सो दैट हैंडलिंग इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसके कुछ क्लॉजेस हैं, उसको आपको स्टडी करना होता है। दैट्स इजी वन। बेसिक स्केलेटन लेके हम लोग स्टडी करेंगे हाउ यू कैन राइट इट सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट दैट इन योर एप्लीकेशन बेस्ड। एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। स्क्रीन शेयर में तब तक स्टॉप कर देता हूँ। मीनवाइल आई सेव दिस फाइल और ये मैं आज आपको शेयर कर देता हूँ सो दैट यू कैन स्टडी। Okay, then if you have no more queries,
Yes, yeah, we can close for the today's session. We'll meet in next week.